तो आज की जो हमारी ये क्लास है असिस्टेंट प्रोफेसर जो सोशोलॉजी सब्जेक्ट है उसी पर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ये आज हमारी जो है पहली क्लास है असिस्टेंट प्रोफेसर जो सोशोलॉजी, जिसका फॉर्म भरा जाना है 12 अप्रैल 2023 से। ठीक है, जिसका फॉर्म 12 अप्रैल 2023 से भरा जाएगा एमपीपीएससी के साइट पर। और उन्हीं के सिलेबस पे आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में समाजशास्त्र में। और समाजशास्त्र में जो सोशल वर्क विषय है उसे सह विषय के रूप में रखा गया है। सह विषय के रूप में सोशल वर्क को रखा गया है। और सिलेबस आप देख रहे हैं, ये सिलेबस जो है यूनिट नंबर फर्स्ट है, समाजशास्त्र की अवधारणा की बात कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं यूजीसी नेट और एमपी सेट का, अगर आप सिलेबस देखेंगे यूनिट नंबर 2, तो यूनिट नंबर 2 में समाजशास्त्रीय अवधारणा दिया गया है। यानी ये सारी पॉइंट आपका यूनिट नंबर 2 में मेंशन की गई है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर जो चीज़ें पढ़ेंगे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ आपका यूजीसी नेट और एमपी सेट सोशल वर्क, जिसका एग्ज़ाम जून में होने वाला है, ठीक है, वहाँ पर भी मदद करेगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर अक्टूबर में जाएगा। सितंबर और अक्टूबर में ये जाएगा लगभग, है ना। जैसा कि सिलेबस के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों से बातचीत कर रखा हूँ, ठीक है। और यदि इसका मान लीजिए यूनिट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं पे पार्ट ए में 50 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, इसकी भी पीडीएफ बना दी गई है। ये भी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है 2022 में नोटिफिकेशन आया था, उसके ये भी नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। लेकिन इसकी क्लास नहीं होगी, केवल नोट्स आपको दिए जाएंगे इसके। और इसका नोट्स आपकी क्लास समाप्त होने के बाद आपके ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बता दीजिए एक बार सभी लोग, हो कि नहीं? मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर है? हाँ, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग यहाँ पर। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को यहाँ पर, ठीक है। देखिए, ये आपके पास सामने जो है सिलेबस है, आप देख रहे हैं भली भांति तरीके से। इसके बारे में मैंने जिक्र कर चुका हूँ। देखिए, यहाँ अगर हम बात करें तो आप लोगों से जो पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे वो समाजशास्त्र के आधार पर प्रश्न बनाए जाएंगे। देखिए, अगस्ट काम्टे जी को समाजशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। यूजीसी नेट सोशोलॉजी में अगर आप लोग देखेंगे ना, तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, एक दो बार नहीं, कई बार प्रश्न ये आया है कि समाजशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। अगस्ट काम्टे से बहुत मेन कुछ पॉइंट्स है, कुछ विचारधाराएं हैं, कुछ अवधारणाएं हैं, उनसे भी प्रश्न आते हैं जो यहाँ पर मैं कवर कर दूंगा। देखिए, समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जैसा कि आप सभी लोगों को अच्छे से पता होगा। 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो पहला अगर हम बात करें लैटिन शब्द में, इसको कहा गया है सोशियस, ठीक है। और इसका अर्थ होता है समाज, इसका अर्थ होता है समाज। दूसरा जो है ये लैटिन भाषा से है, ध्यान रखेंगे। दूसरा जो है ग्रीक भाषा से है, जिसको हम लोग लोगस कहते हैं। क्या बोलते हैं? लोगस, जिसका अर्थ होता है अध्ययन करना। लोगस का क्या अर्थ होता है? अध्ययन करना। नोट करते रहिएगा अपने कॉपी पर भी आप सभी लोग। लोगस का जो अर्थ बनाया गया है वो अध्ययन बनाया गया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है लैटिन शब्द जिसको सोशियस शब्द कहते हैं, जिसका अर्थ होता है समाज। दूसरा है ग्रीक शब्द जिसको हम लोगस कहते हैं, जिसका अर्थ बनता है अध्ययन, या तो आप कह लीजिए विज्ञान। अध्ययन भी बोल सकते हैं और विज्ञान भी बोल सकते हैं आप इसको। इस प्रकार समाजशास्त्र का जो शाब्दिक अर्थ हुआ समाज विज्ञान हुआ, जिसको हम शाब्दिक अर्थ में कह सकते हैं समाज का अध्ययन कह लीजिए या समाज का विज्ञान कह लीजिए, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, ठीक है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि इस तरह से हमने देखा है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति 2 भाषा जैसे लैटिन और ग्रीक से हुई थी। तो पेपर में ये भी प्रश्न बनाया जा सकता है आप लोगों से कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन 2 भाषाओं से हुई है। तो दोनों भाषाएं लिखी रहेंगी, एक लिखा रहेगा, एक जगह ग्रीक लिखा रहेगा और करके लिखेगा आपको लैटिन करके। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना होगा। समाजशास्त्र में 2 भाषाओं जैसे लैटिन और ग्रीक शब्द मिलकर, अगर हम बात करें इन शब्दों को देने वाला कौन विद्वान है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल है। आपको मैं नोट करवा देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो मुझे बताते रहिए आप सभी लोग।
है ना। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया शुरुआत में, आपको बताया है समाजशास्त्र। अब ये समाजशास्त्र को जो है दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है, ये भी आप नोट कर लीजिए। जैसा कि आपको मालूम है, एक शब्द आता है लैटिन और एक शब्द आता है ग्रीक। लैटिन की जब मैं बात करता हूँ तो आप लोगों को पता है कि सोसस का नाम आता है यहाँ पर, है ना। देखिए एक बार मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद एक ग्रीक शब्द की जब बात करते हैं हम लोग, तो वहाँ पर शब्द आता है लोगस का। ठीक है, और जब हम सोसियस की बात करते हैं तो इसका अर्थ बनाता है समाज। और जब हम लोगस की बात करते हैं तो इसका अर्थ बनता है अध्ययन कह लीजिए या तो आप विज्ञान कह लीजिए। इतनी बात क्लियर हो गई? बता दीजिए एक बार। समाजशास्त्र की बात कर रहे हैं, आपके पेपर में भी यूजीसी नेट हो या एमपी सेट हो, जी सर, जी हाँ, सर। ये आपसे पूछा जाएगा। अर्थ अगर हम दोनों को मिलाकर कहें तो आप ये बात कह सकते हो कि समाज विज्ञान। क्या बोल सकते हो आप? समाज विज्ञान, या समाज का विज्ञान कह लीजिए या समाज का अध्ययन कह लीजिए, ये इसका अर्थ बन जाता है। अब आपके विचार आ रहा होगा आपके मन में कि इस तरह से हमने देखा कि समाजशास्त्र में उत्पत्ति जो हुई है वो दो भाषाओं से हुई है, एक लैटिन हो गया और दूसरा आपका ग्रीक हो गया। ठीक है, अब समाजशास्त्र दो भाषा जैसे लैटिन और ग्रीक से मिलकर बना है, इसलिए मैं आपसे बताऊंगा एक विद्वान का नाम जो जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम आता है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम आता है। ये समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान कहा है। इस जॉन स्टुअर्ट मिल की बात अगर हम करें तो इन्होंने क्या बोला है समाजशास्त्र को? समाजशास्त्र को बोला है दो भाषाओं की अवैध संतान है, अवैध संतान है, या आप कह सकते हैं कहा है। और इसी के स्थान पर इसने एक शब्द का सुझाव दिया है। क्या दिया है? सुझाव दिया है, और वह शब्द है इथियोलॉजी। क्या शब्द है वो? इथियोलॉजी। ये शब्द आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ मैंने जो दो तीन बातें आप लोगों को बताया है ये इम्पोर्टेंट है, सोशलॉजी से संबंध में या सोशल वर्क के संबंध में, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें, आप ध्यान रखेंगे खासकर। क्लियर हो गया? तो मैं आगे बढ़ूँ, नेक्स्ट पॉइंट लेता हूँ। पहले इस क्या दी? जी, एक शब्द पर शब्द इथियोलॉजी। इथियोलॉजी। हाँ, यहाँ पे देखिए मैं नोट कर देता हूँ, आप लोग नोट भी कर लीजिए। ठीक है, इथियोलॉजी। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग करते हुए इन्होंने क्या दिया है? सुझाव दिया है। नाम भी याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये सारे, आपके बड़े मदद करेंगे एग्जाम के दौरान में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अधिकांश विद्वानों ने इस सुझाव को अस्वीकार कर लिया। ठीक है, पहले बात को समझिए। तो अब एक विद्वान और आया और वह पेपर में आप लोगों से पूछा ही जाता है, आपने नाम सुना भी होगा हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। पहले आप बेसिक चीज़ों को समझें अच्छे से। आपने नाम सुना होगा हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि समाज का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध, क्या बोला है? समाज का व्यवस्थित, नोट करते रहिएगा आप सभी लोग, एवं क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन किया। अब ये पेपर में प्रश्न आया आपसे कि भाई आपसे दो भाषाओं को अवैध संतान किस विद्वान ने बोला? नाम बताइए जल्दी से। जॉन स्टुअर्ट मिल ने बोल दिया करें। और इसी के स्थान पर जो दो भाषाओं का अवैध संतान कहा, इसी के स्थान पे केवल एक ही शब्द बोल दो, जैसे इथियोलॉजी। इथियोलॉजी, हाँ, तो ये पूरा कौन जो है जो परिभाषा बनती है वो पूरा का पूरा इसमें समाहित हो जाता है। और यह बात अगर पूछा जाए पेपर में किसने दिया है तो नाम बता दीजिएगा, जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया। अच्छा, दूसरी बात, आपसे अगर पूछा जाए प्रश्न में कि बताइए दो भाषाएं कौन कौन सी हैं जो समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, तो नाम बता दीजिएगा, एक लैटिन, दूसरा बता दीजिए ग्रीक। और दूसरा ग्रीक, बहुत बढ़िया। पेपर में आप देखेंगे जब मैं पेपर करवाऊंगा ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, और दूसरी पहले चीज़ों को समझ लीजिए, फिर मैं पीडीएफ को ओपन करता हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों से तो हमारे सामने एक और चीज़ आता है। हर्बर्ट स्पेंसर की पूरी परिभाषा क्या थी? हर्बर्ट स्पेंसर जी, इनकी पूरी परिभाषा सर ये है कि समाज का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन। समाज जो है, अगर आप समाज के बारे में अगर आप पढ़ते हैं या उसके बारे में जानकारी रखते हैं तो केवल आप ध्यान ये रखें कि क्रमबद्धता ज़रूरी होती है, व्यवस्थित ज्ञान ज़रूरी होता है। और यही बात हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है समाजशास्त्र में।
अच्छा, समाजशास्त्र के में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो एक नाम और आता है, इसकी किताब बड़ी फेमस रही है। आपको मैं दिखाऊंगा, पेपर जब आप करेंगे ना तो वहां पर आपको मिलेगा प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी करके, और ये किताब बड़ी फेमस रही है। किसकी रही है, याद रखेंगे आप सभी लोग? नाम बता दीजिए किसकी किताब है। बिल्कुल करेक्ट जवाब आपने, जवाब यहाँ पे बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, हर्बर्ट स्पेंसर है, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी। हाँ बिल्कुल सही जवाब, हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आता है, और यही जवाब आपका करेक्ट होगा। सन 1876 में ये किताब आई थी, सन 1876 में, 1876 में। बहुत फेमस किताब रही है ये सोशोलॉजी के संबंध में। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये आप लोगों से कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। इस चीज़ को आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं करूं आप लोगों से यहाँ पर, तो सन 1838 में, 1838 में समाज का जो है पूर्णता से अध्ययन करने के लिए एक विद्वान आए। पूर्णतः रूप से अध्ययन करने के लिए बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, तो वह विद्वान का नाम आता है ऑगस्ट काम्टे। क्या नाम आता है? ऑगस्ट काम्टे। हाँ, अब समाज को जनक भी कहा जाता है। हाँ, समाजशास्त्र का, वेरी गुड। समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? तो ऑगस्ट काम्टे हैं। और समाज का पूर्णता से अध्ययन किसने किया है? पूर्णता का मतलब होता है संपूर्णता, समग्रता, गेस्टाल्ट भी इसको मीनिंग कहा जाता है मनोविज्ञान की भाषा में। तो मैं अगर आपसे बात करूं 1838 में समाज की पूर्णता रूप से अगर अध्ययन करने वाला कोई विद्वान था तो वो ऑगस्ट काम्टे था। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग अगर कोई करने वाला अगर विद्वान था, समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग, तो वह विद्वान कौन था? याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑगस्ट काम्टे। हाँ, ऑगस्ट काम्टे। बहुत बढ़िया। अब ऑगस्ट काम्टे की भी एक बहुत ही फेमस किताब रही है जो हम लोगों से पेपर में पूछा भी जा चुका है। उस किताब का नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, सोशल फिजिक्स। सोशल फिजिक्स नोट कर लीजिएगा सभी लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रुक जाइएगा, थोड़ा लिख रहा हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है, नोट करिए, सोशल फिजिक्स ऑगस्ट काम्टे। ठीक है, अब सोशल फिजिक्स ऑगस्ट काम्टे की जो किताब थी, ये किताब थी फ्रॉम द पॉजिटिव फिलोसफी ऑफ ऑगस्ट काम्टे करके नाम लिखा गया था। तो कभी कभी हमसे पेपर में सोशोलॉजी जो है सोशल फिजिक्स करके लिखेगा और फिर आपसे कहेगा कि आगे ये भी लिख सकता है फ्रॉम द पॉजिटिव फिलोसफी ऑफ ऑगस्ट काम्टे। ठीक है, और ये किताब के बारे में जब जिक्र होता है कि ये कब आई है, तब आप लोगों का क्या जवाब होना चाहिए? मालूम है आप लोगों को इस किताब को कब पब्लिश की गई थी? 1830 में, 1830 में। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। हालांकि ऑगस्ट काम्टे के द्वारा बहुत सारी किताबें आई, कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी आई थी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी भी आई थी, है ना, काफ़ी किताबें आई। परंतु मैं आने वाले टाइम में, आप निश्चिंत रहें, आने वाले समय में मैं आप लोगों से इन सभी चीज़ों के बारे में जिक्र करूँगा, है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में जिक्र करूँगा, निश्चिंत रहें आप सभी लोग। तो ये बातें आप लोगों ने स्पष्ट रूप से समझ लिया है, आपको समझ में आ गई है, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, नेक्स्ट पॉइंट लो। चलो, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। फिर अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, ध्यान रखेंगे, ऑगस्ट काम्टे समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया और इसने एक सर्वप्रथम इस नए विषय का नाम सोशल फिजिक्स रख दिया, सोशल फिजिक्स रख दिया, और वो किताब के नाम पर आई। फिर उसके बाद एक और विद्वान आए समाजशास्त्र में। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट मैं चल रहा हूँ, अभी आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। तो इसके बाद एक विद्वान आए बेल्जियम, उनका क्या नाम था? बेल्जियम। बेल्जियम महोदय ने, वैज्ञानिक जो है क्वेटलेट ने अपने एक लेख में लिखा, और उस किताब का नाम था, आप नोट कर लीजिएगा, एन एसे ऑन सोशल फिजिक्स। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा सभी लोग, कॉपी पर एक एक पॉइंट को नोट करिएगा, एन एसे ऑन सोशल फिजिक्स। ठीक है, और बेल्जियम, क्लियर हुआ? ये चीज़ क्लियर हुआ? और ये जब किताब आई तो वह वर्ष था
1835। वह वर्ष था 1835। ठीक है, 1835। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग इसने क्षुब्ध होकर काम्टे के विषय का नाम बदलकर सोशोलॉजी रख दिया। क्यों? क्योंकि सोशोलॉजी शब्द जो है बेसिकली सबसे पहले प्रयोग तो आगस्ट काम्टे ने किया था, लेकिन एक नया विषय का नाम जोड़ दिया था उसने सन 1833 में, सॉरी कब था, 1838 में था। ओके, 1838 में, और ये 1835 नहीं, ये 31 होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए, N31 होगा ये अगस्त काम्टे का। सोशल फिजिक्स का किताब कितने कौन सा वर्ष लिखा है आप लोगों ने यहाँ पे सोशल फिजिक्स किताब का? 38 लिखा है। इसकी किताब सोशल फिजिक्स का? हाँ, 1830। हाँ, 1830, बिल्कुल बिल्कुल 1830। मैंने सोचा ये वाला वर्ष लिखवा दिया है आप लोगों से, 1838। सही सही, करेक्ट है। 1830 लिखा है सोशल फिजिक्स का। हाँ ठीक 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 ठीक, ये करेक्ट है। और 1835 को बेल्जियम का। हाँ बिल्कुल, NSA और सोशल नहीं नहीं, बस बस करेक्ट हो गया, सब करेक्ट है, फिर ओके, सब ओके है। अब उसके बाद इन्होंने, बेल्जियम महोदय ने जब NSA ऑफ सोशल फिजिक्स किताब लिखा तो सोशल फिजिक्स शब्द के जगह इन्होंने प्रयोग कर दिया, उसका नाम बदल दिया कि भाई ये सोशल फिजिक्स नहीं है, ये सोशोलॉजी है। मतलब सब मिला जुला के बेल्जियम उन्हीं की बातों पे फिर आ गए, बेल्जियम फिर उन्हीं की बातों पे आ गए। तो याद रखिएगा, और यह प्रक्रिया सन 1835 की है, NSA ऑन सोशल फिजिक्स में, ये बेल्जियम शब्द का। अब ध्यान सुनिए, सोशल केवल फिजिक्स लिखेगा तो किसका नाम आएगा? अगस्त काम्टे का। अगर NSA ऑन सोशल फिजिक्स आएगा तो किसका नाम आएगा? बेल्जियम का। और अगर सोशोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया है तब अगस्त काम्टे का आएगा, अगस्त काम्टे का आएगा। लेकिन इस किताब में अगस्त काम्टे ने विषय का नाम तो सोशोलॉजी तो रखा था, लेकिन सोशोलॉजी शब्द के बारे में बेल्जियम ने भी इसके बारे में जिक्र किया है। तो इस तरीके से हमने एक चीज़ ये देखा कि समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व का नाम, यूं ही कहे समाजशास्त्र का प्रथम नाम सोशल फिजिक्स था। हम ये बात बोल सकते हैं कि सबसे पहले जो नाम रखा गया था सोशल फिजिक्स रखा गया था, ये बाद में नाम परिवर्तित हुए हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि बाद में ये सोशलॉजी के नाम से आए, बाद में ये सोशोलॉजी का नाम आया। ठीक है, थैंक यू बेटा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे सामने अब बात करते हैं इस PDF के बारे में। देखिए क्या कहा गया। अब ये बात तो आपको अच्छे से मालूम है कि अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। अब अगस्त काम्टे का विचार था कि जिस प्रकार भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र आदि विज्ञान होते हैं, ठीक उसी प्रकार से सामाजिक जीवन का अध्ययन करने के लिए सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता होती है। ये बात अगस्त काम्टे की है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आपको ये बात पहले से भी पता है कि जो सोशल वर्क है ये समाज विज्ञान से ही आया है, और ये समाज विज्ञान से ही सोशल वर्क आया है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखते हैं, आपको पता भी है। अगस्त काम्टे ने इसे सामाजिक भौतिक शास्त्र का नाम दिया, और बाद में सन 1838 में काम्टे ने इसे समाजशास्त्र का नाम दे दिया, बाद में इसे समाजशास्त्र का नाम दिया। तो जो सामाजिक भौतिक शास्त्र होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोशल फिजिक्स बोलते हैं। और यह प्रक्रिया सन 1830 के दौर में थी, और किसके द्वारा थी? अगस्त काम्टे के द्वारा थी, जो कि मैंने अभी बताया है आप लोगों से, है ना। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, पेपर में हम लोगों से ये प्रश्न बनाए जाते हैं। फिर देखिए, समाजशास्त्र विज्ञान जो है वो समाजशास्त्र समाज का एक विज्ञान है, ये बात आपको अच्छे से पता है। और इस शास्त्र के अंतर्गत मुख्य रूप से समाज का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र का मुख्य विषय वस्तु जो है सामाजिक संबंध होता है, और सामाजिक संबंधों के अध्ययन के लिए भी समाजशास्त्र का जन्म और विकास हुआ। मैकाइवर ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का जाल माना है, और ये बात आपको अच्छे से पता है। किस विद्वान ने कहा है कि सामाजिक संबंधों का जाल जो है जाल माना जाता है समाज को? किस विद्वान ने बोला है, बताइए जरा। सामाजिक संबंधों का जाल है मैकाइवर। हाँ, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखें, और ये पेपर में आप लोगों से पूछा जा चुका है। फिर अगर हम बात करें गिडिन्स शब्दों में, तो गिडिन्स ने कहा कि समाजशास्त्र जो है समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या करता है। देखिए, समग्र रूप का मतलब क्या होता है? पूर्णता के रूप में। अब अगर मैं आपसे कहूँ, ध्यान रखिएगा सभी लोग,
मैंने कहा अगर आप लोगों से कि समाज का पूर्णता अध्ययन करने वाला कौन विद्वान है, पूर्णता अध्ययन करने वाला? अगस्त कॉम्टे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, अगस्त काम्टे। अगस्ट काम्टे। और अगर मैं आपसे कहूं कि समाजशास्त्र पूर्णता रूप में समाज का क्रमबद्ध वर्णन का और व्याख्या करता है तो क्या कहेंगे आप लोग? मैंने शब्द जोड़ा है क्रमबद्धता। मैकाइवर पेज। मैकाइवर पेज कैसे बोलेंगे आप? गिडिंस बोलेंगे। नहीं नहीं, मैकाइवर पेज ने तो सामाजिक संबंधों का जाल माना है। मैंने कहा समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या करता है, ये गिडिंस ने बोला है, ये गिडिंस ने बोला है। अब दूसरी बात समझो कि समाज का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन किसने बोला है? समाज का व्यवस्थित, मैंने समग्र शब्द यूज नहीं किया है यहाँ पे। समग्र अगर यूज करूंगा तो गिडिंस का नाम, हर्बर्ट स्पेंसर। गुड, हर्बर्ट स्पेंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ें हैं, आपको इस तरीके से समझना होगा एक एक विद्वान के बारे में। अभी आगे जब देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस ना, तो एक एक विद्वान के बारे में आपको वहाँ पे मिलेगी मदद। यहाँ से अगर आप जाने रहेंगे तो आगे आपको और मदद मिलेगी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब देखिए, गिडिंस की परिभाषा में स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र समाज के बारे में है और यह समाज का वर्णन अर्थात सामाजिक संबंधों और घटनाओं का वर्णन है। अब यह वर्णन कल्पनात्मक और जो है संख्यात्मक नहीं है, संज्ञात्मक और कल्पनात्मक नहीं है, बल्कि व्यवस्थित और क्रमबद्ध है। ध्यान रखिएगा, व्यवस्थित और क्रमबद्धता के बारे में हर्बर्ट स्पेंसर ने भी बोला है, लेकिन ये समाज के बारे में बात किया है। परंतु समाजशास्त्र के अंतर्गत समग्र रूप से बात आती है तो गिडिंस ने बोला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह अंतरात्मा की आवाज़ या भावना से उद्वेलित नहीं, बल्कि जो है व्यवस्थित निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित है। इसी संबंध में दूसरी बात जिसकी ओर गिडिंस ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और वह यह है कि बल्कि यह उसकी क्रमबद्धता व्याख्या भी करता है। और ये बात करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं आपसे कहूँगा कि गिडिंस में क्या बात याद रखें, केवल इसकी डेफिनेशन को याद रखें। परिभाषाएं डेफिनेशन से बनाई जाती है इसमें। और ध्यान रखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी वाले में जहाँ पे सोशल वर्क को इन्वॉल्व किया गया है, वहाँ अप्लाइड प्रश्न की जो होंगे वो 20% ही पूछे जाएंगे, आपको 80% फैक्ट होगा। इसलिए मैं इस सारी चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ बार बार, फैक्ट यहाँ पे। और यूजीसी नेट में अप्लाइड फैक्ट दोनों होंगे और एमपी सेट में केवल फैक्ट होगा। वहाँ पे भी अप्लाइड मिलेंगे, 10-20% मिलेंगे अप्लाइड, वहाँ पर भी मिलेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे चीज़ें देखते हैं। समाजशास्त्र अंग्रेजी शब्द का सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। सर एक प्रश्न है, बिल्कुल पूछें। समाजशास्त्र का कितना प्रतिशत सिलेबस सोशल वर्क को टच करता है? समाजशास्त्र का कितना % सिलेबस सोशल वर्क को टच करता है, ये आपका कहना है? जी, आपको बता दो 20% मान के चलिए, 20% आपका कवर करता है, ठीक है, 20%। अब देखिए, अंग्रेजी में सोशियोलॉजी शब्द का लैटिन में सोशियल्स कहा जाता है, ग्रीक में लोगस कहा जाता है, शब्दों को मिलाकर बनाया गया। अभी मैंने आपको बताया, जिसका क्रमशः अर्थ बताए तो साथी या समाज कह सकते हैं, ज्ञान या विज्ञान कह सकते हैं, या अध्ययन भी कह सकते हैं लोगस को। और इसी व्युत्पत्ति में ग्रीक और लैटिन के कारण ही इस विद्वान के नाम जो है सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र को रॉबर्ट बियर ने 2 भाषाओं का अवैध संतान बताया। ये रॉबर्ट वही हैं जो मैंने अभी आपको बात किया है यहाँ पे, इनका नाम आप याद रखेंगे, स्टुअर्ट मिल के बारे में, उन्हीं का नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल अवैध संतान बताया है, रॉबर्ट बियर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नाम आप हटाकर आप उन्हीं का नाम ध्यान में रखेंगे। और वैसे सोशियोलॉजी शब्द का रचयिता और ज्ञान की एक शाखा के रूप में जिसे जन्मदाता माना जाता है वह है अगस्ट कॉम्टे, जो सोशियोलॉजी शब्द की जो है संकरता के रूप या संकरता से कुछ असंतोष था, किंतु पॉजिटिव फिलॉसफी नामक अपनी एक पुस्तक में इन्होंने यह कहते हुए कहा है कि संतोष किया है कि जो व्युत्पत्ति संबंधी दोष है उसके लिए क्षतिपूर्ति संभव है। यह 2 ऐतिहासिक स्रोतों के संस्मरण करता है, एक बौद्धिक और दूसरा सामाजिक, जिससे आधुनिक सभ्यता का उदय हुआ है। अब ये बात अभी अभी मैंने आप लोगों से अगस्ट कॉम्टे की एक किताब थी, मैंने जिक्र करा था आप लोगों से, फिजिक्स सोशियोलॉजी के बारे में, है ना। अभी मैंने आपको बात किया था सोशल फिजिक्स। हाँ, वही है सोशल फिजिक्स वही है ना। तो अभी अभी मैंने जब इसके बारे में जिक्र करा था सोशल फिजिक्स के बारे में अगस्ट कॉम्टे की किताबों को लेकर, तो वहाँ मैंने एक किताब के बारे में और आप लोगों से जिक्र किया था कि एक किताब है कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी,
जो 1830 के दौर पे ही आई थी। क्या नाम था किताब का? कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी। और एक किताब का नाम था वहाँ पे उनका सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। अब यहाँ जो किताब लिखी गई है पॉजिटिव फिलोसफी लिखा गया है ना, पॉजिटिव फिलोसफी लिखा गया है ना। अब इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, यह प्रक्रिया इस किताब के अंतर्गत दो ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में जिक्र किया गया है। किस में जिक्र किया गया है? कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी में, जो 1830 में आई थी। जो सिस्टम ऑफ, एक मिनट मैम, जो सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी आई थी वो 1851 में आई थी, 1851 में आई थी। ठीक है, हाँ बताइए क्या कह रहे हैं आप? ये सब बस यही पूछना था सर, 1851। हाँ, अब इन्हीं दो ऐतिहासिक स्रोतों का संस्मरण कराता है। एक है बौद्धिक और दूसरा है सामाजिक। एक है बौद्धिक और दूसरा है सामाजिक। जो दो ऐतिहासिक स्रोत मिलते हैं वो किस किताब में मिलते हैं? कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी में मिलते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। और इसे ही आधुनिक सभ्यता का उदय माना जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद हमारे सामने आता है कि अगस्ट काम्टे के ही समकालीन एक अन्य विचारक थे, जॉन स्टुअर्ट मिल। यहाँ पे देखें नाम आ रहा है। इन्होंने विज्ञान के एक अन्य नाम दे दिया, जहाँ पे बोला एथियोलॉजी शब्द प्रस्तुत कर दिया। अभी अभी मैंने आप लोगों से इसके बारे में भी जिक्र किया था, याद भी होगा आप लोगों को। मैंने कहा कि समाजशास्त्र दो भाषा में जब लैटिन ग्रीक से मिलकर बना, इसीलिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र को दो भाषाओं के अवैध संतान कह दिया और इसी के स्थान पर इन्होंने एथियोलॉजी शब्द का प्रयोग का सुझाव दे दिया। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। किंतु इसे अन्य विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया और अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ जो है सोशोलॉजी के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी के बारे में, अभी भी मैंने आपको बारे में बताया है, ये किताब किसकी है? हर्बर्ट स्पेंसर की है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर ने, देखिए नीचे लिखा भी है कि इस शब्द की उत्पत्ति संबंधी वैधता की उपेक्षा इसके प्रयोग में सहूलियत और निर्देशिकता संबंधी गुणों को अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए सोशोलॉजी नाम को ही ग्रहण करना अधिक श्रेष्ठ कर माना, अधिक श्रेष्ठ कर माना। यानी इसे समाजशास्त्र का प्रथम पाठ्य पुस्तक माना जाता है। तो बताइए समाजशास्त्र की पहली किताब का नाम क्या है? समाजशास्त्र की पहली किताब का नाम बताएं। बिल्कुल, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी। और ये हर्बर्ट स्पेंसर की है और ये पूछ लिया जाए अगर आपसे पेपर में कब आई है तो 1876। बिल्कुल करेक्ट जवाब, 1876। बहुत बढ़िया। सोशल फिजिक्स 1830 में आई थी। अरे तो वो विद्वानों ने अपना अलग अलग, ये प्रिंसिपल के आधार पे एक समाजशास्त्र किताब मान लिया ना, ये समाजशास्त्र है, उसके आधार पे इन्होंने ये सारी चीज़ें दी। वो तो अलग चीज़ है, वहाँ पे कोर्स थी, पॉजिटिव बातें थी, कोई कुछ कह रहा कोई कह रहा, वो अलग अलग विचार, हाँ अपने अपने अलग अलग विचार थे। तो लेकिन समाजशास्त्र में जो सबसे पहली किताब मानी गई है, सर नोट कर लीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी। हाँ सोशोलॉजी 1876। हाँ 1876। हर्बर्ट स्पेंसर। हाँ, क्लास समाप्त होने के बाद एक बार जरूर आप लोग इस पीडीएफ को भी देखिएगा, एक बार नोट्स को भी देख लीजिएगा जो आप बना रहे हैं, ताकि आपको वो जहन में पड़ा रहे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अब बात करेंगे हम लोग समाजशास्त्र की कुछ परिभाषाओं के बारे में। अब जब परिभाषाएं आती हैं तो मैंने अभी आपको शुरुआत में एक दो परिभाषाएं बताई भी है। एक तो ये कि दो भाषाओं का अवैध संतान, जॉन स्टुअर्ट मिल ने बोला है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक तो ये बात कि समाज का व्यवस्थित और क्रमबद्धता का अध्ययन करता है, हर्बर्ट स्पेंसर ने। दूसरी बात मैंने ये कहा कि जब आपसे पूर्णता, समाज का पूर्णता अध्ययन की बात आती है तब हम लोग नाम लगाते हैं अगस्ट काम्टे का। किसका नाम लगाते हैं? अगस्ट काम्टे का। जब हमारे सामने, हाँ इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जब हमारे सामने गिडिंस का नाम आता है तो उन्होंने कहा है कि समग्र रूप से क्रमबद्धता को यूज कर लिया, व्यवस्थित ज्ञान को यूज कर लिया, तो वह बेसिकली गिडिंस की परिभाषा बन जाती है समाजशास्त्र में। अब समाजशास्त्र की परिभाषा के द्वारा हम इस बात पर प्रकाश डाल सकते हैं कि समाजशास्त्र क्या है कि नहीं, और इसके नेचर और इसके विषय क्षेत्र क्या है, जिसका अध्ययन हम लोग इस परिभाषा से भी पता कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो समाजशास्त्र मुख्यतः औद्योगिक समाज का अध्ययन करता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। समाजशास्त्र किस चीज़ों का अध्ययन करता है तो आप लोग ये चाहे तो नोट भी कर सकते हैं कॉपी पे अपने, औद्योगिक समाज का अध्ययन करता है। एक बात तो ये है, क्योंकि पेपर में जब आता है तो औद्योगिक समाज को काट देते हैं, कहते भाई इंडस्ट्रियल वगैरह थोड़ी इसमें आएगी, लोग एलिमेंट कर देते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा औद्योगिक चीज़ को रिलेट करता है। दूसरी बात,
आपको ये ध्यान रखना है कि समाज के इन स्वरूपों का अध्ययन करता है जो औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया था। तो दो क्रांति का नाम नोट कर सकते हैं आप लोग, एक औद्योगिक क्रांति नोट कर सकते हैं, वहीं ऑब्लिक करके एक और क्रांति लिख सकते हैं, फ्रांसीसी क्रांति, है ना। ये क्लियर रहेगा आपको, बता दीजिए एक बार। हाँ जी सर। चलो बहुत बढ़िया है। अब मैं अगर आपसे प्रश्न करूं कि फ्रांसीसी क्रांति कब आई, एक बार देखिए, म्यूट हो जाइए आप लोग, म्यूट नहीं है इसलिए दिक्कत हो रहा है, अगर म्यूट रहेंगे तो सही रहेगा आप सबके लिए, है ना। म्यूट हो जाइए, बैकग्राउंड आवाज़ आ जाती है बहुत ज़्यादा। जब फ्रांसीसी क्रांति की बात होती है, मैंने सवाल किया तो आपका जवाब नहीं आया। बेसिकली फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो आप नोट कर लीजिएगा, 5 मई, बहुत ही फेमस रहा है, 1789 को, और ये समाप्त हुआ 10 नवंबर 1799 को, 1799 को ये समाप्त हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। स्पष्ट हो गया कर दीजिएगा जी, फिर से मैं रिपीट सर, कर, एक बार रिपीट। 5 मई 1789 को ये शुरू हुआ और 10 नवंबर 1799 को ये फ्रांसीसी क्रांति जो है समाप्त हुई। अब हमारे सामने एक और आता है जो है औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई। तो औद्योगिक क्रांति में आप क्या जवाब देना चाहेंगे। औद्योगिक क्रांति में, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले अगर बात करें तो ब्रिटेन में शुरू हुई। कहाँ पे शुरू हुई, ब्रिटेन में शुरू हुई। लगभग अगर हम बात करें अमेरिका में, ग्रेट ब्रिटेन, महाद्वीपीय यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में नए उद्योग तरीकों के बदलाव के लेकर औद्योगिक क्रांति का जो है रूप माना जाता है। तो मैं आपसे बता दूं कि लगभग इसमें अगर हम बदलाव की बात करते हैं तो लगभग 1760 और कहीं कहीं आपको इसमें जो है मतभेद माना जाता है विद्वानों का, 1820 और 1840, कहीं कहीं किताबों में इस तरीके से हमें देखने को मिलता है ना। लेकिन आपको अगर ध्यान रखना है तो आप केवल इतना ध्यान रखें, 1760 से लेकर 1840 के बीच में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, यह युद्ध हुआ था। क्लियर हो गया, एक बार स्पष्ट कर दीजिए। अब औद्योगिक क्रांति तो नाम से ही आपको पता होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि औद्योगिक क्रांति एक कृषि अर्थव्यवस्था से उद्योग और मशीन निर्माण के प्रभुत्व वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया मानी जाती है। तो उसी समय ब्रिटेन में यह युद्ध शुरू हुआ था। पूंजीवाद का उदय, यूरोपीय साम्राज्यवाद, कोयला खनन के प्रयास और कृषि क्रांति के प्रभाव के रूप में देखा गया था औद्योगिक क्रांति को लेकर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं अगर हमने बात किया फिर उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इसी नए स्वरूप की संपूर्णता में अध्ययन करने की क्षमता उस समय की उपलब्ध विषयों में नहीं थी। अतः इसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नए विषय के रूप में समाजशास्त्र जो है अस्तित्व में आया। अब उसी समय कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी जो है अनुसार परिभाषाएं किया, जैसे मैक्स वेबर ने कहा। मैक्स वेबर की परिभाषाओं के बारे में अगर मैं आप लोगों से जिक्र करूं तो आप देख सकते हैं, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि समाज की क्रिया का उद्देश्यपूर्ण, जिसको हम लोग बोलते हैं व्याख्यात्मक, बोध कराने का प्रयत्न करता है। ये मैक्स वेबर का है। जॉनसन की बात करें तो समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक समूह और उसके आंतरिक स्वरूपों का संगठन और संगठनों के प्रकार और उन प्रक्रियाओं को जो संगठन के इन स्वरूपों को बनाए रखने और उन्हें परिवर्तन करने का प्रयत्न करती है तथा समूहों के बीच संबंध का अध्ययन करती है, वह क्या कहलाती है, समाजशास्त्र कहलाती है। मैकाइबर पेज ने एक लाइन में कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। और मैरिस गिल्सबर्ग की बारे में बात करें तो समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रिया और अंतः संबंधों और उनकी अवस्थाओं और परिणामों का अध्ययन होता है। यहाँ आपके लिए अगर इम्पोर्टेंट कोई है तो एक परिभाषा आपका मैकाइबर एंड पेज की इम्पोर्टेंट है, दूसरी परिभाषा आपका मैक्स वेबर की इम्पोर्टेंट है। इस स्लाइड में दो परिभाषाएं इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें दुर्खिम के बारे में तो समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है, और ये मैंने आपको सोशल वर्क में कई बार बता चुका हूँ। सोशल वर्क में खूब पूछा जाता है ये प्रश्न भी, है ना। अगस्त काम्टे के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान माना जाता है, इसलिए ये भी आपको इजी है, याद कर सकते हैं।
तो 4 परिभाषाएं तो ऐसे भी आपको याद हो जाएंगे, 2 तो ऐसी 3 परिभाषाएं आपको ऐसे ही याद है। एक तो सामूहिक प्रतिनिधान की बात है, सामाजिक संबंधों का जाल की बात है, और मानसिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और प्रकृति के विज्ञान। बस ये 3 तो आपको ऐसे ही याद हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जॉन ब्रिज की भी परिभाषा आती है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए, मैं आपको ये सारी चीज़ें अभी दे दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। एफ्टोनिज की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सामान्य समाजशास्त्र का संपूर्ण रूप से मानव के साथ साथ रहने का सिद्धांत है, ये समाजशास्त्र कहलाता है। ओडम इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही एबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये परिभाषाएं हैं। E.A. रॉस के अकॉर्डिंग बात करें तो समाजशास्त्र सामाजिक प्रघटनाओं का विज्ञान है, इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। गिलिन की परिभाषा की बात करें तो समाजशास्त्र उन अंतःक्रियाओं का अध्ययन है जो जीवित प्राणियों के संबंधों को उत्पन्न करती है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। और हॉबहाउस का परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ग्रीन की परिभाषा इंपॉर्टेंट हो है आपके लिए। डब्ल्यू ग्रीन ने कहा है कि समाजशास्त्र मानव का उसके समस्त सामाजिक संबंधों के जो है समन्वित और सामान्यीकरण करने वाला एक विज्ञान है, वह समाजशास्त्र कहलाता है। तो इस तरीके से ये विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषाएं दिया है। देखिए, मैं अगर हम बात करें तो एक नाम है एंथोनी गिडेंस। एंथोनी गिडेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, वैसे ये पेपर में आते हैं सोशोलॉजी वाले में, है ना। अगर मैं इनके बारे में जिक्र करूं तो ये लिखते हैं कि समाजशास्त्र आधुनिक सामाजिक विज्ञान है। आधुनिक सामाजिक विज्ञान किसने बोला है? तो आप ध्यान रखेंगे एंथोनी गिडेंस का नाम आता है। और समाजशास्त्र का मुख्य रुझान उन संस्थानों का अध्ययन करना है जो पिछले 2 शताब्दियों में 2 महान क्रांतियों के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई थी। और 2 महान क्रांति कौन कौन सी थी, जरा बताना। एक औद्योगिक क्रांति, दूसरी क्रांति। बिल्कुल करेक्ट जवाब, हाँ यही था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। परंपरागत समाज का अध्ययन आधुनिक समाज के अध्ययन को पूर्णता प्रदान करता है, साथ ही समाजशास्त्रियों को सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज की दिशा और दशा को रेखांकित करने का एक आधार माना जाता है, एक आधार करता है, ठीक है। तो अब देखिए, समाजशास्त्र का कई विद्वानों ने अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ, समाजशास्त्र को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। उसकी परिभाषाओं को समझ रहे हैं आप लोग? अभी आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनो। समाजशास्त्र के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसकी परिभाषाओं को अलग अलग विद्वानों ने कितने भागों में डिवाइड किया? 4 भागों में डिवाइड किया। आप नोट करो, 4 भागों में डिवाइड किया। अब ये 4 भाग कौन कौन से थे? नंबर 1 था समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में था। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में था, ये एक परिभाषा थी। अब इसके अंतर्गत 3 विद्वान आए, आपको बताता हूं तीनों विद्वान के नाम। इसमें एक नाम आया लिस्टर एफ वार्ड का, लिस्टर एफ वार्ड का। एक विद्वान का नाम आया एफ एच गिडिंस का, और एक नाम आया ओडम का। ये 3 नाम आए, और ये तीनों नाम समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में बताए। कैसे बोले? इन्होंने कहा समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। किसने बोला? लिस्टर ने बोला। लिस्टर ने क्या कहा? समाजशास्त्र जो है समाज का विज्ञान है, समाज का विज्ञान है। बस ये बात खत्म हुई। दूसरी बात अगर हम करें एफ.एच. गिडिंस के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने कहा समाजशास्त्र समाज जो है वो वैज्ञानिक अध्ययन है। इन्होंने क्या बोला? समाजशास्त्र समाज का क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन है। बस ये बोला। ओडम ने कहा कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है। इसने क्या कहा कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है, वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, जो समाज का अध्ययन करता है, अध्ययन करता है। बस ये समाजशास्त्र समाज के परिप्रेक्ष्य में बताया गया। ये आपका पहला पार्ट था। अब देखिए दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में अगर हम बात करें तो समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र किस में अध्ययन करता है? समाजशास्त्र, हाँ, सामाजिक संबंधों का या संबंधों के अध्ययन का या रूप में किया जाता है।
तो इसमें भी दो विद्वान के नाम आए। एक नाम तो आपको पता है, क्या नाम? मैकाइवर एंड पेज के बारे में। दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, वॉन विज का नाम। अब आप जानते हैं सामाजिक संबंधों के विषय में, संबंधों इसी जाल को ही समाज कहलाते हैं। तो जो सामाजिक संबंधों का जाल है वो समाजशास्त्र कहलाता है, और ये समाजशास्त्र के अध्ययन के रूप में मैकाइवर एंड पेज का नाम आता है। ये बात आपको तो पता है, आंख बंद करके लगा भी देंगे। लेकिन जब बात आती है वॉन विज के बारे में, तो इन्होंने कहा कि सामाजिक संबंध ही, क्या बोला? सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। वास्तविक आधार है, यह समाजशास्त्र कहलाता है। तो देखिए, सामाजिक संबंधों या सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र का विषय वस्तु का एक मात्र वास्तविक आधार पूछता है, तो वॉन विज का नाम लगाते हैं आप लोग। और जब आप कहते हैं कि सामाजिक संबंधों का समाज एक जाल है, तब आप नाम मैकाइवर एंड पेज का लगाते हैं। ये आपका दूसरा आधार पे परिभाषा जो है क्लियर हुई। तीसरी बात, जब मैं आप लोगों से बात करूं समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन में, जब बात आती है समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में जब बात होती है, तो यहाँ पर जिक्र होता है एक विद्वान का नाम, और वह नाम आता है जॉनसन का। जॉनसन महोदय ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। क्या बोला है? समाजशास्त्र जो है वह सामाजिक समूहों का विज्ञान है। ठीक है, ये आप कह भी सकते हैं कि सोशोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विथ सोशल ग्रुप। ये भी आप बोल सकते हैं। समाजशास्त्र की परिभाषा में समूहों के रूप में जॉनसन का नाम सामाजिक समूहों का विज्ञान है समाजशास्त्र। ये भी आप कह सकते हैं। बड़ा ही इजी परिभाषाएं हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका 4 पॉइंट है, जो इससे संबंध में कई बार हम लोगों से पेपर में आया भी है। 4 पॉइंट कहता है आपसे, समाजशास्त्र जो है सामाजिक अंतःक्रिया के रूप में। अब अंतःक्रिया के रूप में जब हम बात करते हैं, तो इसमें कुछ विद्वान का नाम आते हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा उन 5 ऐसे विद्वानों का जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक नाम आता है इसमें हर्बर्ट स्पेंसर। दूसरा नाम अगर हम बात करें तो दुर्खिम। तीसरा नाम बात करें तो रॉबर्ट पार्क। चौथा अगर हम नाम बात करें तो फेयर चाइल्ड। और 5वां नाम आता है आपका मॉरिस गिन्सबर्ग। ये नाम आते हैं 5। क्लियर? अब सुनिए एक एक के बारे में। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक प्रघटना है। समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र सामाजिक प्रघटना है ना? ये हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला। समाजशास्त्र सामाजिक प्रघटना का विज्ञान है, ये आप कर देंगे। दुर्खिम ने समाजशास्त्र को, अभी मैंने आपको बताया भी है, समाजशास्त्र को इसने क्या नाम दिया था? सामूहिक प्रतिनिधित्व कह सकते हैं, या प्रतिनिधान भी बोल सकते हैं आप, या प्रतिनिधान भी कह सकते हैं आप, है ना? कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कहते हैं प्रतिनिधान को, रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, प्रस्तुत करना, उसको विज्ञान माना। अब बात करते हैं रॉबर्ट पार्क के बारे में। समाजशास्त्र जो है सामूहिक व्यवहार है। समाजशास्त्र क्या है? सामूहिक व्यवहार है, मतलब कलेक्टिव बिहेवियर है। ये क्या हो जाएगा? कलेक्टिव बिहेवियर हो जाएगा। और फिर बात आती है चाइल्ड फेयर की। इसने कहा कि समाजशास्त्र है मनुष्यों और मानवीय पर्यावरण के मध्य जो है संबंधों का अध्ययन करेगा, मतलब
आप ये नोट कर लीजिए कि मनुष्य एंड उनके मानवीय पर्यावरण ह्यूमन इन्वायरमेंट के मध्य संबंधों का अध्ययन करना, ठीक है। और जब नाम आता है मॉरिस गिन्सबर्ग का नाम, तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि समाजशास्त्र जो है मानवीय अंतःक्रिया, अंतःसंबंध, अंतःक्रिया, अंतःसंबंध, देखिए ये सब में अंत आता है, और जब ये दो शब्द आए अंतःक्रिया अंतःसंबंध, ठीक है, तो उनकी दशा और परिणामों का अध्ययन करेगा, दशा और परिणाम का अध्ययन करेगा, तो वह समाजशास्त्र कराता है मॉरिस गिन्सबर्ग के बारे में। बस ये इतनी इजी परिभाषाएं हैं कि आप आसानी से इसको लंबे समय तक के लिए याद कर सकते हैं, है ना। और भी विद्वान हैं, परंतु इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी रहेगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं आगे। ये एक बार बताइए मुझे, क्लियर हो गया आप सबको परिभाषा? चलो अब देखिए, जब बात होती है समाजशास्त्र में, तो समाजशास्त्र की विशेषताएं प्रश्न बनाता है। अब विशेषताएं क्या हो सकती हैं? मैंने आप लोगों से कई बार बताया भी है कि विशेषताएं जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और उद्देश्य भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे सोशल वर्क में पूछा जाता है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि समाजशास्त्र अपने अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है, तो ये उचित रहेगा। अब बात को समझिए, आप चाहो तो समाजशास्त्र के बजाय समाजकार्य भी मेंशन कर सकते थे। समाजकार्य अपने अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है, बात ये भी ठीक है। और समाजशास्त्र में भी अपने अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है, इसलिए आप पहले पॉइंट में वैज्ञानिक पद्धति को प्राथमिकता देंगे। चलिए दूसरी पॉइंट, आपको अगर हम बात करें, अच्छा वैज्ञानिक पद्धति का मतलब आप सब लोग जानते ही हैं, मैंने कई बार बताया भी है, क्रमबद्धता को फॉलो करता है। वैज्ञानिक का मतलब ही क्या होता है? एक सिस्टम से, एक सुव्यवस्थित चीज़ों को, है ना, चीज़ों को जब फॉलो किया जाता है उसको वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। समाजशास्त्र क्या है? इसका वर्णन करता है, ये एक प्रकार की विशेषता है। समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र क्या है? इसका वर्णन करता है। वर्णन का मतलब डिस्क्रिप्टिव के रूप में पूरा व्याख्या करता है ये, है ना, जहाँ पूरे बहुत सारे तथ्य मिलते हैं उसके बारे में जिक्र करता है। और समाजशास्त्र क्या है? तीसरी पॉइंट में समाजशास्त्र घटना का तटस्थ अवलोकन करता है, तटस्थ अवलोकन करता है, यह आपका तीसरा पॉइंट होगा। समाजशास्त्र जो है ना, तथ्यों का विश्लेषण करता है। क्या करता है? तथ्यों का विश्लेषण करता है और उसका वर्गीकरण भी करता है। तथ्यों का विश्लेषण करेगा तो जाहिर सी बात उसका क्लासिफिकेशन भी करता है। उसके बाद आप देखिए, समाजशास्त्र जो है कार्य कारण संबंधों पर आधारित है। समाजशास्त्र किस पर आधारित है? कार्य कारण संबंधों पर आधारित है। आप समझते जाइए सारी बातों को। अब आपको रिलेट हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं सोशल वर्क और सोशोलॉजी दोनों एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, अब ध्यान, यही सारी चीज़ें आप लोगों ने सोशल वर्क में भी पढ़ा है ना। कोई वो चीज़ें नहीं अलग से मैं बता रहा हूँ आपको, वही चीज़ें आपने वहाँ पर भी पढ़ा है। और देखो, समाजशास्त्र जो होता है ना, समाजशास्त्र जो होता है वो सिद्धांतों की परीक्षा और पुनरीक्षा करता है समाजशास्त्र, और ये बात सोशल वर्क में भी होता है ना। और घटना का, ध्यान से सुनिए, घटना का यथार्थ अध्ययन करना, यथार्थ अध्ययन करके समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की जो क्षमता होती है वो समाजशास्त्र की होती है। तो भविष्यवाणी करने की भी क्षमता सोशल वर्क की भी होती है, समाजशास्त्र की भी होती है ना। तो ये एक उसकी विशेषताएं हैं जो मैंने भी आपको बताया है। अब यहाँ पर देख भी सकते हैं आप लोग कि कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा के आधार पर ही समाजशास्त्र की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट की गई थी। जैसे समाजशास्त्र समाज का अध्ययन से संबंधित है, बिल्कुल सत्य बात है। समाजशास्त्र मानव ज्ञान की वह शाखा है जिसमें सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ये भी करेक्ट बात है। समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं के कारणों और परिणामों का संबंध की जानकारी देता है, ये भी बात सत्य है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है जो मैकइवर पेज कहते हैं, ये भी बात सत्य है। समाज एक सावयव है, अच्छा इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे आने वाले टाइम, मैक्स वेबर का जो कार्ल मार्क्स की कैसे भूमिका है इसमें, ठीक है। तो समाज जो है एक सावयव है
और इस सावयव के दो भाग हैं, एक बाहरी है और एक आंतरिक है। समाजशास्त्र मानव की वह शाखा है जो समाज की एक समग्रता के रूप में अध्ययन करता है। मतलब समग्रता का मतलब पूर्णता, मैंने आपको बताया भी था, 1 अगस्त कामटे जी का नाम है ना सावयव में, तो पूर्णता की बात होती है तो अगस्त कामटे का। और इसी के अंतर्गत मानव प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। कामटे ने नैतिकता को समाज को सर्वोच्च प्रगति के रूप में स्वीकार किया है, ये भी आप कह सकते हैं, ये भी एक विशेषता है ना। उसके बाद देख लीजिए, समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र का अध्ययन संबंध जो है मानव जीवन से है। समाजशास्त्र मानव की अंतः क्रियाओं और अंतः संबंधों का अध्ययन करने से। समाजशास्त्र उन अवस्था का अध्ययन करता है जिसमें ये अंतः क्रिया और अंतः संबंध उत्पन्न होते हैं। अभी अभी आप लोगों ने इसके आधार पर प्रश्न एक अंतः क्रिया अंतः संबंध जैसे दशा और परिणामों का अध्ययन में एक विद्वान का नाम देखा था, नाम था मॉरिस गिल्सबर्ग की परिभाषा, है ना। तो परिभाषा, यहाँ प्रश्न क्या है, प्रश्न है परिभाषा के आधार पे भी विशेषताएं बनाई गई हैं, तो आप परिभाषाओं के नाम से भी आप कर सकते हैं, डाल सकते हैं उसमें। समाजशास्त्र जो है सामाजिक घटनाओं का शास्त्र है। प्रघटना हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आता है। अगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र को जो है वैश्विक विज्ञान माना है ना। क्या नाम आता है अगस्ट काम्टे का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के माध्यम से वह जो है साकारवाद की प्रतिस्थापना करना चाहता है ना, ये आपका बन जाएगा। और उसके बाद समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र जो है सामाजिक समूह है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सामाजिक प्रतिनिधान या सामूहिक प्रतिनिधित्व। फिर समाजशास्त्र के उन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनके द्वारा समूहों का निर्माण होता है और उसमें परिवर्तन होता है, ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी आपने जो देखा है ये सारे विशेषताएं थी। क्या आपको ये स्पष्ट हो गई समाजशास्त्र की विशेषताएं? जी सर। बिल्कुल, होनी भी चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और इजी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको परेशान करे ऐसी कोई पॉइंट इसके अंतर्गत, है ना। अब अगर मैं आपसे कोई मान लो एक प्रश्न यहाँ पे, अगर जैसे सपोज अगर मैं आपको प्रश्न वगैरह जैसे यहाँ पर पूछूं, तो आप ध्यान रखें कि प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो बेसिकली आपके प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो परिभाषा के नाम देगा और कहेगा बताइए किसकी परिभाषा है ये, है ना। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, चलो इधर साइड में एक प्रश्न कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा मुझे बताएं फटाफट। चलिए जरा आप एक बार बताएं आप लोग, समाजशास्त्र शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? समाजशास्त्र, मेरा सवाल है पहला कि समाजशास्त्र जो है शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? एक मिनट, नाम तो सुन, पहले बात तो सुन लो पहले आप। 2 भाषाओं से मिलकर बना है। अब कूट आपके सामने रहेगा, लैटिन एवं ग्रीक। दूसरा रहेगा फ्रांसी एवं लैटिन। तीसरा रहेगा ग्रीक एंड अंग्रेजी। चौथा रहेगा रूसी एंड ग्रीक। क्या नाम देंगे? ग्रीक एंड लैटिन। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आपसे प्रश्न आया, दूसरा नेक्स्ट सवाल आया। सपोज प्रश्न आया आपके सामने, किस विद्वान ने, बात को समझिए पहले, एक बार म्यूट हो जाइए। किस विद्वान ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथियोलॉजी शब्द का प्रयोग का सुझाव दिया? 4 ऑप्शन। जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन बी J.S. मिल, J.L. मिल कह लीजिए, दुर्खिम और गिल्सबर्ग। क्या नाम बताएंगे, बताओ। जॉन स्टुअर्ट मिल, बिल्कुल J.S. मिल का नाम आता है और ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ठीक है। ये प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न बनेगा आपसे, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है? स्पेंसर की, दुर्खिम की,
गिन्सबर्ग की, काम्टे की? बताइए। हर्बर्ट स्पेंसर। भाई कैसे पढ़ाई कर रहे हो? हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, है ना? ऐसे प्रश्न बनाए जाएंगे पेपर में। प्रश्न एक मान लो और देता हूं, किस विद्वान ने समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान कहा है? नंबर 1 सेरोकिन, नंबर 2 दुर्खिम, नंबर 3 मिल, नंबर 4 हॉब हाउस। बताइए। नंबर 3 मिल। बिल्कुल सही जवाब, जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे आप लोगों से प्रश्न मिलेंगे, ठीक है ना? क्लियर हो गया? आप समझ में आ गया ना सबको? समाजशास्त्र का मुख्य रूप से किस समाज का अध्ययन करता है? समाजशास्त्र मुख्य रूप से किस समाज का अध्ययन करता है? ऑप्शन दे देता हूं, कृषक समाज, औद्योगिक समाज, जनजाति समाज। औद्योगिक समाज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये चीजें हैं, आप लोगों को इसी तरीके से पेपर में जो है प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और पॉइंट लेते हैं। अब ऑगस्ट काम्टे के अकॉर्डिंग समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है। चलिए कल हम आप लोगों से जो है इन्हीं कुछ प्रश्नों पर जिक्र करेंगे, ठीक है ना? कल एक बार प्रश्न भी कर लेते हैं इससे, क्योंकि आप लोग पहली बार समाजशास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं, ताकि आपको यहीं समझ जो है सारी चीज़ें आती रहे। कल मैं प्रश्न करूंगा आप लोगों से। तो कहा गया कि समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा गया है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं, मैंने पहले भी ऊपर बता चुका हूँ इसकी परिभाषा में ऑगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र को दो विशेषताएं बताकर उन्होंने अध्ययन क्षेत्र में सीमाओं के बांधने का प्रयास भी किया है। और ये दो तत्व या विशेषताएं शामिल किए गए हैं, जिसमें से आता है नाम एक सामाजिक व्यवस्था का और एक सामाजिक प्रगति का। अब सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति की जब बात होती है तो ऑगस्ट काम्टे का ही नाम आता है। देखिए, मैं अगर आपसे बात करूं कि डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी के बारे में, समाजशास्त्र के विकास के बारे में, तो समाजशास्त्र का विकास सबसे अधिक जो है अमेरिका में हुआ है। लेकिन समाज कार्य का सबसे ज़्यादा अगर कोई विकास की बात आती है तो वो यूके में हुआ है, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा, समाज कार्य का। लेकिन समाजशास्त्र की बात होती है तो अमेरिका में हुआ है। यद्यपि यूरोप में समाजशास्त्रियों का भी विशेष योगदान रहा है। समाजशास्त्र की जो प्रगति और विभिन्न समाजशास्त्रियों के योगदान से हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं, जिसमें से ऑगस्ट काम्टे सबसे सर्वोच्च माने गए। अब सबसे सर्वोच्च कहने मतलब इन्होंने दो यहाँ पर जो है अपनी दो एलिमेंट के आधार पे विशेषताएं बताई, एक तो सामाजिक व्यवस्था, दूसरा सामाजिक प्रगति। और साथ ही साथ ऑगस्ट काम्टे को जनक कहा गया। ऑगस्ट काम्टे ने पॉजिटिव फिलॉसफी करके एक किताब भी लिखी और उन्हीं के अनुसार ऑगस्ट काम्टे ने जो है समाजशास्त्र का विज्ञान क्रमबद्धता, अवलोकन और वर्गीकरण पर आधारित मान लिया। तो ध्यान रखिएगा, एक और यहाँ पे डेफिनेशन के रूप में अगर हम बात करें कि किस तरीके से ऑगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र को पॉजिटिव फिलॉसफी में क्या बात कहा है, तो समाजशास्त्र का विज्ञान, समाजशास्त्र का विज्ञान, ठीक है, क्रमबद्ध अवलोकन एवं वर्गीकरण पर आधारित होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, खासकर आधारित होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रिंसिपल ऑफ जो है सोशियोलॉजी किताब दिया, कहा कि जैविक उद्विकास के सिद्धांत पर आधारित है। ये जैविक उद्विकास के सिद्धांत पर आधारित है। कारण ये था कि मानवीय समाज पर लागू किया था उसने। मानवीय समाज पे किसने लागू किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने, जो सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को विकसित करता है। लेकिन वहीं ये बात कम नहीं हुई। मैं आपको बता दूं द रूल्स ऑफ फिलोसफी मेथड के बारे में आपको पता होना चाहिए। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड किसने लिखा है? नहीं पता? अरे भाई, जिसने लेबर डिवीजन की बात किया है, श्रम विभाजन की जिसने बात किया है, जिसने सामूहिक प्रतिनिधित्व की, अरे सामूहिक प्रतिनिधित्व लेबर डिवीजन की बात कार्ल मार्क्स ने किया है। दुर्खिम। तो हाँ, उन्हीं की किताब है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। इन्हीं के माध्यम से समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक शास्त्र का प्रदर्शित किया गया, जिसमें आत्महत्या का सिद्धांत दिखाई दिया है, यानी आत्महत्या का सिद्धांत बताया गया।
दुर्गम साहब ने दिया है हाँ। आत्महत्या का सिद्धांत। हाँ, बस वही चीज़ें हैं आपकी इसको। कार्ल मार्क्स तो सामाजिक संरचना, वर्ग, सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण करके समाजशास्त्र विषय में नहीं सर, वो विशेष डिवीजन योगदान ऑफ दिया लेबर है। के बारे में आपने बोला ना, डिवीजन ऑफ लेबर, तो डिवीजन ऑफ लेबर कार्ल मार्क्स ने दिया था। नहीं नहीं नहीं, डिवीजन ऑफ लेबर कार्ल मार्क्स का तो नहीं है। डिवीज़न ऑफ लेबर जो है, डिवीज़न ऑफ लेबर की बात अगर करें हम लोग, तो ये इस्माइल दुर्खिम का नाम आता है। आप ध्यान रखेंगे, डिवीज़न ऑफ लेबर या लेबर ऑफ डिवीज़न किसका नाम आता है, बता दीजिए एक बार तो सभी फिर लोग। वर्ग संघर्ष में किसका आता है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत? वर्ग संघर्ष का कार्ल मार्क्स का आता है। कार्ल मार्क्स का आता है वर्ग संघर्ष में। कंफ्यूजन था तो। हाँ, वर्ग संघर्ष में वो नाम आता है। श्रम का विभाजन की बात करें, डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें, तो वो इस्माइल दुर्खिम का नाम आता है। पता है कि नहीं सभी लोगों को? केवल बताइए, किसी को पता नहीं था इसके बारे में? सर नहीं पता था। पता शाबाश शाबाश, जोर से। ऐसे थोड़ी ना होता भाई। अब मैंने इसको कई बार बोला हूँ, श्रम विभाजन बारे में आए, ऐसे मत किया करो, है ना। सर हम लोग पहली बार क्लास ले रहे ना, तो हमें नहीं पता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो फिर ठीक है। तो श्रम विभाजन के कार्य, श्रम विभाजन के कारण और श्रम विभाजन के असामान्य रूप जो है, नाम इन्हीं का आता है, इस्माइल दुर्खिम का। याद रखेंगे खासकर आप सभी लोग, ठीक है। 1893 में। चलिए आगे बात करते हैं, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं तो कामटे, चलिए यहीं से जो है क्लास हम लोग ना कल करेंगे। आज के लिए इतना ही रखिए आप लोग, क्योंकि आज और भी फैक्ट, आपको काफ़ी फैक्ट मिल गए हैं। अगर मैं बात करूँ यूजीसी नेट वाले से और यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करूँ असिस्टेंट प्रोफेसर से, तो काफ़ी आपको मिला है। आप लोग जब पेपर करेंगे ना, तो यूनिट नंबर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी क्वेश्चंस उठाएगा यूनिट नंबर 1 से। असिस्टेंट प्रोफेसर में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट विद्वान है यूनिट नंबर फर्स्ट में ही, है ना। काफ़ी प्रश्न उठाएंगे, 10 क्या 15-20 प्रश्न उठाए जाएंगे यूनिट नंबर फर्स्ट से, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्योंकि इसमें सर ऑथर बहुत ज्यादा है। हाँ, इसलिए हाँ, ये इम्पोर्टेंट बेसिक, देखो बेसिक से प्रश्न ज़्यादा बनाए जाते हैं। पहली बार एमपी सेट क्वेश्चन ले रहा है इस बार, आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, जब कोई भी एग्ज़ाम पहली बार लिया जाता है तो पेपर जो है, आप बता दो, हार्ड नहीं बनाया जाता है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार बनाया। उसने क्या कर लिया, उसने कह लिया कि भैया मैं यूजीसी नेट को फॉलो करूँगा, यानी यूजीसी नेट एमपी सेट वाले कह दिया मैं फॉलो करूँगा। तो जब उसको फॉलो कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपको सोशल वर्क में सारी इजी चीज़ें देंगे एमपी सेट में। अब बात आती है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर। असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको फैक्ट ज़्यादा पूछे जाएंगे, सोशल वर्क के भी प्रश्न वहाँ पर देखने को मिलेंगे और आपको जो है सोशोलॉजी के भी प्रश्न मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को जो है समाजशास्त्र में जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ है ना, वो भी सॉल्व करवाऊँगा, समाजशास्त्र वाला, ठीक है, ताकि आप आसान। अब समाजशास्त्र का आप पेपर देखेंगे ना, तो सोशल वर्क को रिलेट करता है। कभी देखिएगा पेपर, मैं भेजूँगा, आप लोग देखिएगा ज़रूर, पेपर रिलेट करता है, ठीक है, और फैक्ट ज़्यादा भरे पड़े होते हैं उसमें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। अगर कोई डाउट है आप लोगों से, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट है आपके मन में, पूछ सकते हैं।